सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं भूखराज वरण संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मानव स्वास्थ्य के टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने पीने योग्य जल को पढ़ा, हमने दूषित जल को पढ़ा, हमने मोटापे को पढ़ा, हमने रक्तचाप को पढ़ा। आज हम जो नया टॉपिक लेंगे वो है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ का मतलब है लोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। अब केवल आनंद का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये शुरुआती समय है बच्चों। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों समय बढ़ता जाता है त्यों-त्यों जो व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता है वो उन नशीले पदार्थों का बच्चों आदी बनता जाता है। नशीले पदार्थ होते हैं, लोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए वो लेते हैं, और ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है त्यों-त्यों वो उनके आदी बनते जाते हैं। हमारे चैप्टर के अंदर कुछ नशीले पदार्थ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है गुटखा। दूसरा नशीला पदार्थ हम पढ़ेंगे बच्चों तंबाकू। तीसरा नशीला पदार्थ हम पढ़ेंगे बच्चों मदिरा। और चौथा नशीला पदार्थ हम पढ़ेंगे अफीम। और इसके अतिरिक्त जो अन्य नशीले पदार्थ रहते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। मुख्यतः जो नशीले पदार्थ हम पढ़ेंगे बच्चों वो रहेगा गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम और अन्य कुछ नशीले पदार्थ जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिस नशीले पदार्थ को पढ़ेंगे वह रहेगा गुटखा। तो पहला नशीला पदार्थ हमारा बच्चों हो जाएगा गुटखा। गुटखा जो है ये किसका मिश्रण होता है? कुछ घटक इसके अंदर मिलाए जाते हैं तब जाके गुटखे का निर्माण होता है। तो इसके अंदर कुछ घटक रहते हैं, जैसे कि इसके अंदर सुपारी होगी, इसके अंदर कत्था होगा, चूना, संश्लेषित खुशबू और धातु वृक्क। तो यहां पर बच्चों मैंने जो नाम लिखे हैं ये किसके घटक हैं? गुटखे के घटक हैं। यानी कि जब सुपारी को, कत्थे को, चूने को, संश्लेषित खुशबू को और धातु वर्ग को मिलाया जाता है तब जाके किसका निर्माण होता है? गुटखे का निर्माण हो जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक गुटखे का सेवन करता है तो उसके शरीर पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा? क्योंकि यह तो हम जानते हैं कि कोई भी नशीला पदार्थ लेने से हमारे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर नहीं बनता। यानी कि हर नशीला पदार्थ कुप्रभाव छोड़ता है। हर नशीले पदार्थ के सेवन से कुप्रभाव होते हैं, हानिकारक प्रभाव होते हैं। हर नशीले पदार्थ के सेवन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात करेंगे कि गुटखे से कुप्रभाव होते हैं। लगातार अगर कोई व्यक्ति गुटखे का सेवन करता है तो उसके जो जबड़े होते हैं और जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कठोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लगातार गुटखे के सेवन से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। ये बच्चों एक बहुत बड़ा कुप्रभाव है। और जब इस प्रकार की स्थिति नजर आती है
तो हम कहेंगे उसको एक रोग हो चुका है। उसको बच्चों क्या हो चुका है? एक रोग हो चुका है, और उस रोग को हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस। जब इस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो चुका है। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का क्या बच्चों लक्षण हो गया कि जो व्यक्ति भी सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग से ग्रसित होगा तो उसके जो जबड़े होंगे, उन जबड़ों की मांसपेशियां क्या हो जाएगी बच्चों? कठोर हो जाएगी। तो इसका ये लक्षण है। किस रोग का लक्षण है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस का एक लक्षण है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। तो ये तो बात हो गई गुटके की, जो हमने 1 नंबर पे यहाँ पे पढ़ा। इसके अतिरिक्त बच्चों कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो 1 नंबर पे हमने अध्ययन किया गुटके का। अब हम बात करेंगे 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे हमारा रहेगा बच्चों तंबाकू। अब यहाँ पर हमने लिखा है तंबाकू। तंबाकू एक नशीला पदार्थ है। इस नशीले पदार्थ को कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो यह एक पादप से प्राप्त किया जाता है, और उस पादप का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिएना टोबैकम। उस पादप का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिएना टोबैकम। निकोटिएना टोबैकम एक पादप है जिससे तंबाकू प्राप्त किया जाता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम ही निकोटिएना टोबैकम होता है। दूसरा प्रश्न, यह पादप निकोटिएना टोबैकम किस कुल का सदस्य है बच्चों? किस कुल का सदस्य है? ये प्रश्न छोटे प्रश्नों में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप सीधा याद रख लोगे सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल। तो प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं समझना कि तंबाकू को किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो निकोटिएना टोबैकम। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो निकोटिएना टोबैकम। तंबाकू किस कुल का सदस्य है? सोलेनेसी। निकोटिएना टोबैकम किस कुल का पादप है? सोलेनेसी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तंबाकू निकोटिएना टोबैकम से प्राप्त हो गया, और निकोटिएना टोबैकम की जो पत्तियां होती हैं विद्यार्थियों, पत्तियां, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों से लगभग 1 से 8% तक एक एल्केलॉइड निकलता है। एक एल्केलॉइड निकलता है, और ये एल्केलॉइड जो होता है यह नशे का कारण होता है, और उस एल्केलॉइड का नाम है निकोटिन। निकोटिन। यह निकोटिन नशे का कारण होता है। जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसके अंदर नशे का कारण क्या होता है? निकोटिन होता है, और यह पत्तियों में कितने प्रतिशत तक पाया जाता है? तो 1 से 8% तक पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि तंबाकू के सेवन से हमारे शरीर पर क्या क्या कुप्रभाव होते हैं? तो सबसे पहला कुप्रभाव तंबाकू के सेवन से होगा कैंसर हो सकता है, स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या आ सकती हैं, प्रजनन तंत्र से संबंधित समस्या आ सकती है, प्रजनन तंत्र से संबंधित विकार आ सकते हैं। तो ये पहली आप लाइन याद रख सकते हो कि जो कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है वो कैंसर से ग्रसित हो सकता है, स्नायु से ग्रसित हो सकता है, वह स्नायु तंत्र कमजोर हो सकता है, प्रजनन तंत्र से संबंधित विकार हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो तंबाकू का सेवन करता है तो उनके शरीर में जो धमनियां होती हैं, धमनियों की दीवारें बच्चों मोटी हो जाती हैं। नॉर्मली ये बच्चों धमनियों की दीवारें हैं, लेकिन अगर वो लगातार निकोटीन का सेवन करते जा रहे हैं तो इनकी जो ये धमनियों की दीवारें हैं वो इस प्रकार से बच्चों क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम 2 नंबर पे लिखेंगे धमनियों की दीवारें, धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं। 3 नंबर पे प्रश्न,
जब बच्चों धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं तो वह व्यक्ति एक रोग से ग्रसित हो जाता है और वह रोग होगा हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि वह व्यक्ति उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। बात करें हम 4 नंबर पर, तो जो महिलाएं गर्भवती हैं, उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसका विकास, उसकी वृद्धि सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे गर्भवती महिला में भ्रूण विकास की प्रक्रिया मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इसके कुछ मेजर कुप्रभाव रहते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए। इसके बाद बच्चों हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे मदिरा को। मदिरा का मतलब है सीधा शराब। एक मदिरे के अंदर कई घटक या अवयव मिलाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मदिरा की या शराब की, तो शराब के अंदर जो सबसे मुख्य घटक होता है, वो घटक होता है बच्चों एथेनॉल, जिसको हम कहते हैं C2H5OH। तो यहाँ पर सबसे मुख्य घटक जो होता है एक मदिरा या शराब के अंदर, वो होता है एथेनॉल, और इस एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। यह शराब का जो है वो मुख्य घटक है। परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मदिरा या शराब का मुख्य घटक क्या होता है, तो शराब या मदिरा का जो मुख्य घटक होता है वो एथेनॉल होता है, जिसका सूत्र C2H5OH होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों हम बात करें मदिरा की या शराब की, तो जो लोग शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं उनके शरीर पर क्या क्या कुप्रभाव होते हैं, उनको देख लीजिए एक बार। तो जो लोग मदिरा या शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनके शरीर पर निम्नलिखित कुप्रभाव पड़ते हैं। पहला, जब बच्चों कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब का सेवन करता है तो उसका मस्तिष्क, उसका तंत्रिकाएं सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती है, यानी कि उसका शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है, मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो व्यक्ति शराब का ज़्यादा सेवन करता है वह मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रख पाता, मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें सीधी तो शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है, शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब का सेवन करता है तो उसके गुर्दे खराब हो सकते हैं, उसकी किडनी खराब हो सकती है, गुर्दों से संबंधी समस्या हो सकती है, गुर्दों से संबंधित समस्या हो सकती है। 4 नंबर पे बात करते हैं, हमारे शरीर के अंदर बच्चों यकृत होता है, लिवर होता है। यहाँ पर मैं छोटी सी बात समझा रहा हूँ, यहाँ पे यकृत है या लिवर है, और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है और इसने ज़्यादा शराब का सेवन कर दिया तो हमारे शरीर के अंदर जो यकृत रहता है वो शराब के अंदर जो घटक होता है C2H5OH, यहाँ पर कौन सा घटक होता है C2H5OH, जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। तो ये जो यकृत होता है इस एथेनॉल को एक अन्य घटक में परिवर्तित कर देता है जिसका नाम है एसेल्टिहाइड। यानी कि जो यकृत होगा वो यकृत एथेनॉल को एसेल्टिहाइड में तब्दील कर देगा, परिवर्तित कर देगा, और ये एसेल्टिहाइड काफ़ी विषैला होता है, इतना विषैला कि यह व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है, ये व्यक्ति को मार भी सकता है, इतना खतरनाक, इतना विषैला होता है। इससे एक बच्चों रोग हो जाता है और वह रोग है वशीय यकृत रोग, वशीय यकृत रोग। और अगर 5 नंबर पे बात करें तो जो ज़्यादा शराब पीता है उसकी समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब है एक सम्मानजनक जीवन जो समाज के अंदर होना चाहिए वो नहीं होता है, यानी कि समाज के अंदर या समाज में उसकी
कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। अगर थोड़ी बहुत भी है तो वो गिरती है, लेकिन प्रतिष्ठा जो है वो इंक्रीज नहीं होती है बल्कि डिक्रीज होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी। ज़्यादा अगर मदिरा का सेवन करते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर पर कुप्रभाव छोड़ते हैं। एक अन्य नशीला पदार्थ हमारे शरीर में है अफीम, इसको भी हम देख लेते हैं। अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पैपेवर सोमनिफेरम। पैपेवर सोमनिफेरम। हम ये भी कह सकते हैं कि अफीम को किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो अफीम को पैपेवर सोमनिफेरम नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, ध्यान देना बच्चों, जो पैपेवर सोमनिफेरम का पादप रहता है उस पादप का इस प्रकार से बच्चों फल होता है। ये मैंने उसका क्या बना दिया बच्चों, फल बना दिया। अब इस फल के अंदर बच्चों दूध होता है। इस फल के अंदर क्या होता है, दूध होता है। इस प्रकार से इसके अंदर दूध होता है और इसके अंदर चीरा डाला जाता है, और जब चीरा डाला जाता है तो ये दूध बच्चों बाहर आ जाता है। दूध क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और जब इस बाहर आए दूध को सुखाया जाता है तो सुखाने के बाद बच्चों क्या तैयार हो जाता है, अफीम तैयार हो जाता है। तो सीधी सी प्रोसेस हो गई कि पादप जो ये कच्चा फल है, इस कच्चे फल के अंदर दूध है, जब इसके अंदर चीरा डाला जाता है तो दूध बाहर आ जाता है, और जब इसको सुखाएंगे तो अफीम प्राप्त हो जाएगा। अब इस जो अफीम ये प्राप्त हुआ है, इस अफीम के अंदर बहुत सारे एल्केलॉइड होते हैं, लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड, 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। जिसके अंदर जो सबसे मुख्य एल्केलॉइड है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे मुख्य एल्केलॉइड होता है बच्चों मार्फिन, उसके अंदर होता है कोडीन, उसके अंदर होता है निकोटीन, पैपेवरीन और सोमनिफेरिन। तो ये कुछ एल्केलॉइड रहते हैं, मुख्य एल्केलॉइड जो किसके अंदर पाए जाते हैं, अफीम के अंदर पाए जाते हैं। मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पैपेवरीन, सोमनिफेरिन। तो विद्यार्थियों, ये 5 प्रकार के एल्केलॉइड, मुख्य एल्केलॉइड अफीम के अंदर पाए जाते हैं। इसमें भी मैं 2 एल्केलॉइड अलग से छांट रहा हूं। कौन कौन से, मार्फिन व कोडीन। ये मार्फिन व कोडीन वह एल्केलॉइड हैं जिससे बच्चों दर्द निवारक औषधि बनाई जाती है। दर्द निवारक औषधियाँ या औषधि बनाई जाती हैं। दर्द निवारक औषधियाँ बनाने में कौन से एल्केलॉइड, अफीम के कौन से एल्केलॉइड काम में ली जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर दोगे मार्फिन और कोडीन। इसके अतिरिक्त निकोटीन किस में पाया जा रहा था बच्चों, तंबाकू में भी पाया जा रहा था और अफीम में भी पाया जाता है। अतिरिक्त जो अफीम होता है, इस अफीम से कई प्रकार के नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। कई प्रकार के नशीले पदार्थ इस अफीम से क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिसमें एक हेरोइन भी रहता है, हेरोइन। तो नशीले पदार्थों में अफीम हो गया और अफीम से ही बनता है हेरोइन। अब हम बात करते हैं बच्चों डोडे की। आपने ये नाम सुना होगा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, डोडे। ये डोडे क्या होता है, तो आपने बच्चों यहाँ से क्या कर दिया, इसके अंदर वाला जो दूध था वो निकाल दिया। अब इसका ये कवर बचा है, इस कवर को हम कहते हैं फल भित्ति। किसकी फल भित्ति, अफीम की फल भित्ति। तो ये जो अफीम की फल भित्ति होती है, अफीम की फल भित्ति होती है, इस अफीम की फल भित्ति को ही हम बच्चों क्या कह देते हैं, डोडे कहते हैं। और इस डोडों को उबालकर पीने की लत कई लोगों में होती है। तो इसकी लत कहाँ कहाँ होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना कि जब कोई बच्चा रोता है, क्योंकि उसकी माँ बहुत व्यस्त होती है घर के कई कामकाज के अंदर, तो उसका जब बच्चा रोता है तो उसको अफीम पिला देते हैं। उसके डोडों से जो भिगोया हुआ जो रस होता है वो पिला देते हैं, जिससे वो बच्चा कई घंटों तक नींद में रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो उसका आदी भी होता जाता है, लेकिन वह उन संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दूसरी बात क्या कहेंगे कि माँ रोते बच्चों को भी क्या देते हैं, डोडे देते हैं, जिससे कि वह उसके आदी होते जाते हैं।
अब यहाँ पर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि ये अफीम कहाँ कहाँ पिया जाता है और ये हेरोइन कहाँ कहाँ पिया जाता है, कहाँ कहाँ लिया जाता है। नॉर्मली अगर हम अफीम की बात करते हैं तो यह अफीम भारत के निम्न राज्यों के अंदर लिया जाता है। ध्यान से देखना, सबसे पहले राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये वो राज्य हैं जो अफीम का ज़्यादा सेवन करते हैं। यानी कि भारत के पश्चिमी राज्य जिसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि आते हैं और अफीम से बनने वाले एक नशीले पदार्थ हेरोइन का सेवन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर ज़्यादा होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा होता है, जिसमें आ जाते हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर इत्यादि इत्यादि। यानी कि वह जो राज्य हैं वहाँ पे बच्चों हेरोइन ज़्यादा ली जाती है। अफीम को कई प्रकार से लिया जा सकता है। अफीम को सूंघ कर लिया जा सकता है, दांतों पर मंजन करके लिया जा सकता है, खाकर लिया जा सकता है। तो कुछ प्रकार हैं जिससे कि अफीम लिया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे अन्य कई नशीले पदार्थ होते हैं। अन्य नशीले पदार्थों के अंदर अब आप नाम याद रख लेना। अन्य नशीले पदार्थ जैसे कि कोकीन होता है, सरच होता है, गांजा, हशीश, LSD जिसे हम कहते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये कुछ अन्य बच्चों जो हैं वो नशीले पदार्थ हो जाते हैं। कोकीन, चरस, गांजा, हशीश, LSD ये कुछ अन्य नशीले पदार्थ हैं जो आप याद कर लेना। LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। तो बच्चों हो गई नशीले पदार्थ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहता है और वो टॉपिक ये है कि जो दर्द निवारक औषधियाँ होती हैं उन दर्द निवारक औषधियों का दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है हम उसको देखते हैं। दर्द निवारक औषधियों का मतलब है कि अगर शरीर में दर्द होता है तो आप उस औषधि को ग्रहण करें और उसको ग्रहण करने के बाद आपके शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो इन दर्द निवारक औषधियों को मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं और उसको ग्रहण करते हैं किस रूप में, नशे के रूप में। यानी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है किस रूप में, नशे के रूप में। तो मुख्यतः ऐसी कौन सी औषधियां हैं जो नशे के लिए काम में ली जाती हैं, जो नशे के रूप में काम में ली जाती हैं? ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिन औषधियों का दुरुपयोग नशे के लिए होता है? तो सबसे पहले आप देखना मार्फिन औषधि है जो नशे के लिए काम में ली जाती है। पैथेडीन, ब्यूप्रीनोफ्रिन, ये एक बच्चों नाम याद रख लेना, ब्यूप्रीनोफ्रिन। इसके अतिरिक्त है प्रोपोक्सिफिन। इसके अतिरिक्त आप याद रख सकते हैं बच्चों नाइट्राजिपाम और डाइजिपाम। तो यहां पर मैंने कुछ औषधियां लिखी हैं जो आपके सामने हैं। मार्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम, ये कुछ औषधियां हैं जो दर्द निवारक औषधियां हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग लोग नशे के लिए भी करते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है न चाहते हुए भी नशे का शिकार। ये कौन होते हैं? वो बच्चे होते हैं जो नॉर्मली बच्चों कहाँ पे होते हैं, सड़कों पे होते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं होता है। वो लोग सड़कों के किनारे रहते हैं और वह भी नशे का शिकार हो जाते हैं। सड़कों के किनारे रहते हैं, वो इन चीज़ों से दिन प्रतिदिन गुजरते रहते हैं, जैसे कि शराबी व्यक्तियों से, तंबाकू के धुएं से, गंदगी से, नेल पॉलिश से, स्प्रे पेंट से, रबर उत्पाद से, पेट्रोल से, एसीटोन से।
ये वे पदार्थ हैं अगर इनके संपर्क में लगातार रहा जाए तो वह व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। कहने में थोड़ा सा आपको सुनने में भी लगता होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, इस प्रकार का भी कोई नशा होता है क्या? तो बिल्कुल इस प्रकार के नशे भी होते हैं जिसके अंतर्गत अगर शराबी व्यक्ति हमेशा से अगर पास रहता है या पास से गुजरता है या तंबाकू का धुआं हम लगातार लेते हैं तो व्यक्ति सीधी सी बात है उसका आदी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति गंदगी में ज़्यादा रहा हुआ है तो वो गंदगी में ही रहना पसंद करेगा, वो वापस से खुले वातावरण में, शुद्ध वातावरण में जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर वो उसका आदी हो चुका है। नेल पॉलिश, स्प्रे पेंट, रबर उत्पाद, पेट्रोल, एसीटोन अगर इसके संपर्क में भी रहता है तो व्यक्ति उनका आदी हो जाता है। तो ये कुछ और नशीले पदार्थ थे जिसके भी लोग आदी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो के अंदर नशीले पदार्थों का सेवन और उससे होने वाले कुप्रभावों को पढ़ा। अगर आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसलिए मैं आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।